दोस्तों सभी को प्यार भरी राम राम। उम्मीद है कि जो ये PYQ की जो सीरीज चल रही है, जो ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बदलाव किया जाए या किसी और चीज को ऐड करके या बदलाव करके हम इसको और बेहतर और उपयोगी यूजफुल बना सकते हैं आप लोगों के लिए, तो आप ऐसा सुझाव जरूर दीजिए कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए और यूजफुल चीजें लेके आ सकें। और कोई बदलाव करने की जरूरत हो तो ये सुझाव जरूर दें। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, सवालों पर आते हैं, वापस लौटते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले पर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने स्कूल टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को किया भी होगा। अब फिर कर लेते हैं। जब आप इन नंबरों को देखेंगे, पहली बात तो ये अंडर रूट में इनका अंडर रूट हटाना बहुत जरूरी है। जब नंबरों को देखते हैं, जब रूट के साथ ये प्लस माइनस में जब ये सम संख्याएं होती हैं, जब भी आप सम संख्याएं देखें तो आप मान के चलें कि जो ये फॉर्मेट बैठा है, ये फॉर्मेट क्या बैठा है, या तो ये a प्लस बी, कलर चेंज कर लेते हैं, या तो ये क्या बैठा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में बैठा होगा, या फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठा होगा। इसकी पहचान कैसे होगी? अगर इसके आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस का स्क्वायर है, अगर प्लस का साइन है तो ये प्लस का स्क्वायर, क्योंकि आपने इन दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म देखा होगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो प्लस और माइनस का अंतर आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है, आपको ये बात समझ आ रही है, आप यहां तक पहुंच पाए, तो आप इतना भी गैस कर पाए होंगे कि यहां से प्लस 2ab की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी, 12√7 रही होगी। क्या रही होगी? 12√7। एक बार चीजों को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करके देख लेते हैं। क्या रही होगी? 12√7 रही होगी। 12√7 रही होगी। यहां से 2 से जब आप इसे काटोगे तो क्या रहा होगा? ए बी क्या आया होगा? 6 × √7। यानी ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है। अब चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। ऐसे ही जब आप सेकंड इक्वेशन में 2ab की वैल्यू पुट करते हैं, 2ab की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6√7 दे रखी है। 2 से डिवाइड करते हैं तो a और b की वैल्यू क्या आती है? 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 × में √7 क्या आएगा? 3 × में √7। आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई दोनों इक्वेशंस में। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 6 प्लस प्लस है नहीं, ऊपर क्या था? माइनस, तो क्या है? 6 माइनस √7 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट दे रखा है आपको, माइनस में क्या दे रखा है? 2, अपॉन में क्या दे रखा है? अंडर रूट। इसको क्या लिखेंगे आप? इसको आप लिखेंगे 3 प्लस √7, 3 प्लस √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लेते इसको, स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जब ऐसा होता है, अब भी आपके सामने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें इक्वेशन या फिर प्लस माइनस की सिंप्लीफिकेशन बाकी है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, 6 माइनस √7 है, यहाँ पे माइनस में 2/3 प्लस √7 है। रेशनलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपको यहाँ पे साइन दे रखा है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, यानी 3 माइनस √7 लेंगे, और यहाँ पे भी 3 माइनस √7 लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? पहली बात, आप किसी भी सेम नंबर से, यहां से एक कॉन्सेप्ट पता चलता है, किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करने से टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बना? 6 माइनस में √7 ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस में 2 ऐसे आया, अंदर क्या है? 3 माइनस √7 है। अब देखना कैसे एकदम शक्ल बदल जाती है। a स्क्वायर यानी 9, माइनस में b स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7, इज इक्वल टू क्या आता है? 2। और इस 2 से क्या है? इस 2 से ये 2 सिंप्लीफाई हो जाता है। आपके सामने सिंपल फॉर्म में नंबर्स आ जाते हैं, -(-3) और प्लस का √7।
√7 प्लस है, एक जगह माइनस से दोनों कट जाते हैं और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आपका राइट आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहां से आपको कुछ बातों का पता चला और ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, कर रहे हो, तो आपको ये बातें नोट करनी है कि जब आपको ऐसी शक्ल में क्वेश्चन आता है तब आपको पहचान करनी है। तब आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। किस चीज की पहचान करनी है? इस चीज की कि आपके सामने ये फॉर्मेट बन रहा है। अगर ये बन रहा है, दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको ऐसे इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है। ऐसे जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे आपको एग्जामिनेशन में करके आना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। 40 एंड 375 यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 40। a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 40। और a इंटू बी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है? 375। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें कि भाई आप इसको सॉल्व करें वहां पे, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन ना तो ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ कुछ सेकंड में उनको कर दें, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो चुटकी में ही करने के होते हैं। अगर उसके लिए भी आप थोड़ा समय लेते हैं तो आपके लिए समय का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक है, देखने लायक है। अगर आप संख्याओं को गौर से देखें, जब उनको गुना किया गया तो उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो कितना आया? 5 आया। इकाई का अंक 5 कब आता है? इकाई का अंक 5 तभी आ सकता है जब मल्टीप्लाई किए गए नंबर्स में से, सपोज करो ये दो नंबर है ए और बी मैंने ले लिए, इन दो नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम एक नंबर का जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। और दूसरा जो नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो कैसा होना चाहिए? वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि विषम संख्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5 को आप एक सम संख्या से यानी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका रिजल्टेंट है, जो आपका आंसर है, वो हमेशा 0 बना देगा। अगर एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनाएगा? तो वो 5 बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ऑड इवन किए बिना भी आपको आंसर पता चल जाता कि एक नंबर 5 आएगा, एक अंक इकाई का अंक 5 आएगा, जो कि खाली ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन सी में है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ नंबर से आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि सभी ऑप्शंस में 16, 24, 40 होते हैं, 20, 20, 40 होते हैं, 15, 25, 40, 30, 10, 40, सभी का सम 40 है। लेकिन प्रोडक्ट में आपका असली राज छुपा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और ये छोटी छोटी बातें ही आपको सिलेक्शन दिला देती है। जैसे ये क्वेश्चन, नॉर्मली जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, एरिया ऑफ पाथ के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे नॉर्मल कंडीशंस में ये सिचुएशन नहीं दी होती। आप चाहे तो किसी भी बुक में आप जब मेंसुरेशन उठा के देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर मिलता है, थोड़ा सा रेयर मिलता है। इसके अंदर डायरेक्ट ट्रिक लगती है। ट्रिक कैसे आई उसको हम कभी जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे वहां पे मैंने बताई भी है, फिर से बताऊंगा। ऐसे अगर सभी का एकदम बेसिक एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं किसको करते कैसे। जब आपको क्या दे रखा हो, क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, अन्य दो आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है तथा 40 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन बताइए। कैसे? ये वो क्वेश्चन नहीं है, रास्ते वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सेम पैटर्न पे है, आपको देखने को नहीं मिलता। आपको क्या दे रखा है? क्यूब के फेसेस का एरिया दे रखा है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में फेसेस होते हैं 6, लेकिन दो दो करके पेयर बनाते हैं। दो दो करके क्या बनाते हैं? वो पेयर बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक ये है, दूसरा कौन सा है? दूसरा यहां पे ये है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा आप देख पा रहे होंगे, तीसरा ये है। इन्हीं के सेम फेजेस इनके अपोजिट में होते हैं। 3 फेजेस हैं, इन 3 फेजेस का आपको क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, और आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम में आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम डायरेक्ट सीधा है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ फेसेस। क्या है? प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ फेजेस, यानी जितने भी इसके फलक, 3 फलक दे रखे हैं आपको, तीनों फलकों के एरियाज को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आपको स्टार मार्क करके रख लेना है, एग्जामिनेशन में जाने से पहले रिवाइज करना है, जरूर करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत कम जगह आपको इस चीज का ये चीज देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट करते हैं। क्या दे रखा है हमें एरिया? 80 दे रखा है एक फलक का, दूसरे का कितना दिया है? 72 है, और तीसरे का कितना दे रखा है? 40 हमें दे रखा है। अगर आप इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़ें और छोटे छोटे नंबरों में तोड़ के आप पेयर बनाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसे देखें, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 80 को आप 40 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप 2 गुना 36 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 40 है। तो पेयर कौन कौन से बाहर निकल रहे हैं आप देख के बता सकते हैं, पेयर कौन कौन से बाहर निकल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, एक 40 का पेयर बन रहा है तो बाहर 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आ जाएगा। 36 का रूट क्या आता है? 6 आता है। 6 गुना 2 12, 12 चौके 48, 48 इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्यूबॉइड में क्या दे रखा हो आपको? 3 फेजेस, ठीक है, तीनों अलग अलग फेजेस का एरिया दे रखा है, आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आप इसे निकालना भी चाहें लॉन्ग मेथड से, आप चाहें कि आप यहां से इसकी लेंथ निकाल लें, आप इसकी ब्रेड्थ निकाल लें, फिर इसकी हाइट निकाल लें, फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करें, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको ये चीज वहां पे याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले। जो भी स्टैटिक मैथ्स है, आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए देख रहे हैं, लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अंडर रूट 3 की पावर n की वैल्यू दे रखी है आपको 729 दे रखी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो 3 की पावर n की वैल्यू क्या आएगी? 729 की इंटू में 729, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब अगर आपको ये नहीं पता कि 729 3 का कितना पावर बैठा होता है, या फिर 3 को कितनी बार गुना करने से 729 आता है, तो आपके लिए यहाँ पे परेशानी हो सकती है। ठीक है, ये होता है 3 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 6, ये क्या बनाता है? 3 की पावर 12। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है? n की वैल्यू आ जाती है 12। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहां तक बातें क्लियर? तो आपको 1 से 10 तक, कहां से? 1 से 10 तक आपको, 1 से 10 नहीं, कम से कम 1 से 50 तक आपको क्या आने चाहिए? स्क्वायर्स आने चाहिए, और कम से कम 1 से 30 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए, आपको याद करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर्स की पहचान अच्छी खासी हो तो आपको कुछ स्टैटिक चीजें करनी होंगी, जैसे टेबल्स है, टेबल्स भी आपको आनी चाहिए, कम से कम 30 तक आपको टेबल्स आनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ट्रिपलेट्स, ठीक है, स्पेशल नंबर 7, 11, 13, इनके रिलेशंस आपको आने चाहिए, तो आपको नंबर देख के आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ये नंबर है, अगर आपको इसमें √3 की वैल्यू, अगर आपको √3 की वैल्यू, √3 नहीं, क्या है क्वेश्चन? यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, हाँ बिल्कुल, √3 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। पहली बात तो यही कि आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? डायगोनल के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, फर्क है यहां पे देखना भी, डायगोनल ऑफ क्यूब है, एक आता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आता है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है? एक 2D है, यानी स्क्वायर में जब आप देखेंगे तो स्क्वायर में ऑपोजिट जो कॉर्नर्स होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। लेकिन क्यूब में क्या है? क्यूब में ये 3D फिगर है, यानी कि एक साइड का क्या है? लोअर कॉर्नर है, और उसके अपोजिट है अपर साइड का जो कॉर्नर है, जिसको मास्टर डायगोनल भी बोलते हैं। यानी कि अगर यहां पे मैं मार्क करना चाहूं तो इस नीचे वाले कोने से लेके इस ऊपर वाले कोने तक जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे?
डायगोनल ऑफ क्यूब बोलेंगे या फिर मास्टर डायगोनल भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √3a। कितनी होती है? √3a होती है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 17.32। 17.32। तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अगर a निकालना चाहें तो a क्या आएगा? 17.32 अपॉन में आप क्या करेंगे? √3 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी टीजीटी लेवल के लिए, तो ये अनिवार्य हो जाता है आपके लिए कि आपको इसकी वैल्यू पता हो। वो क्या होती है? 1.732 होती है। एक डिजिट पे डेसिमल का फर्क है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अगर आपको a की वैल्यू पता है तो क्या आप a क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब। यानी कि 10 का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाता है। तो यहां तक बात क्लियर? ठीक है। तो डायगोनल और मास्टर डायगोनल में आपको अंतर पता चला कि मास्टर डायगोनल कई बार होता है कि आपको वहां पे डायगोनल के बजाय मास्टर डायगोनल लिखा मिल सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है, जो आपकी शॉर्ट्स की सीरीज है उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं फिर से यहाँ पे आपको बता भी देता हूं, स्टेप वाइज आपको चीजें नोट कर लेनी है। जब आपको मीडियन निकालनी है, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको रीअरेंज करनी होती है। जो सीरीज है वो आपको क्या करनी है? रीअरेंज करनी है, क्योंकि अरेंज तो ये पहले से कर ही रखी है, ये मिक्स है। ठीक है, तो आपको रीअरेंज करनी है। आप इसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आप इसको असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बढ़ते में चाहे बढ़ते में लिखो, घटते में चाहे घटते में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है यहां तक बातें? रुकना भी एक बार। शायद दोबारा से पॉज हो गई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन भाई। ठीक है, एक इमरजेंसी कॉल आ गई। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको ये डाटा रीअरेंज करना है। आप असेंडिंग में चाहें तो असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में चाहें डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं डाटा को। तो सबसे छोटा नंबर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से 18 नजर आ रहा है। अगर कोई गलती हो तो बता देना भैया। 18 है। 18 के बाद आप देखेंगे तो नंबर शायद 22 है। 18 के बाद नंबर 22 है। 22 के बाद लगातार नंबर 23 है। 23 के बाद 24 है कहीं? नहीं। इसके बाद 25 दिखाई दे रहा है। 25 के बाद 26 है। 26 के बाद 27 है कहीं? नहीं। 28 है? नहीं। 29 नजर आ रहा है। इसके बाद नंबर कितना है? 29 नजर आ रहा है। 29 के बाद 30 है कहीं? नहीं है। 31 है। नंबर है 31। 31 के बाद दिखाई दे रहा है 32, और 32 के बाद दिखाई दे रहा है हमें 34, और 34 के बाद दिखाई दे रहा है 35। शायद नंबर पूरे हो चुके हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने इसको अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है? वो एक ऑड नंबर है या फिर एक इवन नंबर है, ये आपको चेक करना है। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 10 है, यानी कि सम संख्या है, एक इवन नंबर है। जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना है? आपको काउंट करना और बीच में पहुंचना। 1 2 3 4 5, यानी कि ये इसका बीच है, यानी 5 टर्म इधर है और 5 टर्म इधर है। अब आपको क्या करना है? आपको एक टर्म इधर से ले लेनी है, एक टर्म उधर से ले लेनी है। तब क्या बनेगा? एक टर्म इधर से लेंगे और एक टर्म इधर से लेंगे तो 27 और 29 आ जाएगा। आपको इसका मीन निकाल देना है। जो इसका मीन आएगा वही आपका मीडियन है, यानी कि इन दोनों का औसत या इन दोनों का बीच आपको निकालना है। अब इसका बीच निकालने के लिए भी क्या है? अब यहां से आपको पता चलेगा कि भी पढ़ने के तरीके में और उस ज्ञान को अप्लाई में, जो ज्ञान आपने सीखा और उस ज्ञान को एग्जाम में अप्लाई करने में कैसे फर्क पड़ता है, कैसे एक बच्चा एक एक सेकंड एक एक क्वेश्चन में बचा लेता है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने दिया 27 और मैंने क्या दिया? क्वेश्चन में है 27 और 29। अब आपको पता है कि आपको निकालना है इसका मेन। मेन निकालने के लिए एक बच्चा क्या करता है? दोनों टर्म्स को ऐड करता है, 27
प्लस में 29 अपॉन में क्या करता है 2, क्योंकि उसने पढ़ा है सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तभी उसके पास क्या आएगा, मीन आएगा। और वो फिर इसको ऐड करता है 9 7 16 1 2 2 4 और 1 5 56/2 करता है और उसका आंसर आता है 28। एक बच्चा ऐसे करता है जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसने कोई सॉरी उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन इसी के कोई आसपास बैठा है, इसका भाई बंधु कैसे कर रहा होगा, उसने देखा यहां पे है 27, यहां पे है 29। मीन का मतलब होता है अगर सभी नंबरों को, सभी संख्याओं को बराबर कर दिया जाए, अगर सभी संख्याओं को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, जिसके पास ज्यादा है उसमें से कम वाले को दे दिया जाए और क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो जो उनकी वैल्यू आएगी उसी को मीन बोलते हैं। यानी कि उस बच्चे के दिमाग में उसका जो मीनिंग है वो उसने बैठा लिया। ठीक है, उसने कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं किया, बस उसे ये पता था कि मीन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। उसने देखा ये 27 है, ये 28, अगर मैं एक इसे दे दूं तो ये भी 28 हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा। अगर बीच वाली टर्म भी देखें तो बीच वाली टर्म क्या आती है, 28 आती है। यानी इन दोनों को बराबर करके क्या बनाया जा सकता है, 28 बनाया जा सकता है। तो जैसे उसके सामने 27 और 29, 27 और 29 आता है, वो डायरेक्ट 28 पे क्लिक करके चला जाता है। कहीं गलती कर दी क्या आपने, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कोई नंबर तो गड़बड़ नहीं लिख दिया आपने। 18 है, बिल्कुल है। 22 है, बिल्कुल है। 23 है, बिल्कुल है। 25 है, बिल्कुल है। 26 है, बिल्कुल है। 26 के बाद 29, ओह 26 और 29 है, सॉरी भी, ये 26 है, लिखने में हमने गलती की। कितना है, 26 और 29 है। कितना है, 26 और 29 है। अब फिर उस बच्चे ने क्या किया, भाई ये 26 है और ये 29 है, अब कैसे करेंगे रजी मास्टर जी, अब तो फंस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 26 और 29 डिफरेंस देखा उसने 3, उसने कहा 1.5 उठा के इसमें दे दूंगा तो 1.5 इसके पास बच जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या बचेगा उसके पास, 27.5 बचेगा। कितना बचेगा, 27.5 ऐसा नंबर है जो दोनों से कितना दूर है, 1.5 दूर पे है। यानी कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस अपॉन 2 कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप नोट कर लेना, कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस अपॉन में 2, जो इनका डिफरेंस आएगा उसको 2 से भाग कर देना और छोटे नंबर में जोड़ देना या फिर बड़े नंबर में से घटा देना, तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका आंसर क्या आता है, 27.5 आता है। वो 27 नहीं 26 लेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ए गार्डन इज 84 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर वाइड, देयर इज ए पाथ ऑल अराउंड इनसाइड इट, whose area is this मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। जब भी आपसे ऐसी कंडीशन दे रखी हो, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था रास्ते की चौड़ाई के बारे में, ये वो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी ऐसा था जो नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन इसको जहां पे जब बैच में हमने मेंशुरेशन कर रखी है 2D, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो आपको कैसे करना है, आपको सीधा विड्थ ऑफ पाथ के बारे में बता देते हैं। विड्थ ऑफ पाथ यानी कि रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई आप कैसे निकालेंगे, रास्ते की चौड़ाई 2x, क्या लिखना है आपको, 2x, इसको नोट कर लेना भी, क्या है 2x, अंदर क्या है l प्लस बी माइनस में 2, क्या आएगा बताओ भाई, कोई गेस कर सकता है क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में भी 2x आएगा, माइनस में भी क्या आएगा 2x आएगा। इसको आपको नोट कर लेना है और आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको याद कर लेना है। ये बात ध्यान रखना कि ये कब है, ये जब है जब यहाँ पे क्या दे रखा हो, अंदर चारों ओर, जब रास्ता कहां है, पार्क की अंदर साइड है। अगर बाहर की साइड हो तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूं, तब यहाँ पे आएगा प्लस, तब यहाँ पे आएगा प्लस। ये 2x क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब कॉर्नर्स बनते हैं, जब ऐसे सपोज गुरु ये लेंथ है, ऐसे आपने लेंथ ली, ये आपने ब्रेथ ली, तो जो ये बीच में एरिया बच जाता है
ये वाला जो एरिया बच जाता है इसके लिए हम इसको प्लस और माइनस करते हैं। अंदर की तरफ होता है तो वो 2 बार काउंट होता है, उसको माइनस करते हैं। बाहर की तरफ जब आप बनाएंगे तो वो खाली रह जाता है, इसीलिए उसे ऐड करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं हम। 2x की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेंथ हमें पता है कितनी है 84 है, और ब्रेड्थ हमें पता है कितनी है 64 है, माइनस में क्या है 2x है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1632, इसकी वैल्यू है 1632। 2 से आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से आप इसे क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आता है 816 816 आता है, और यहाँ पे क्या आता है x इनटू में क्या आएगा 8 8 6 14 148 माइनस 2x। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको यहाँ पे 4 रास्ते बताए गए हैं कि भाई आपका जो आंसर है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपका आंसर नहीं आएगा, आपका जो आंसर आना है वो इन 4 नंबरों में से ही आएगा, और आप गैस भी कर पाएंगे जब आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि 10 है, 10 बिल्कुल नहीं आ सकता, 10 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब आप 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 बनेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 5 है। ठीक है, 5 है, 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 5? क्योंकि जब आप 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 बनाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो इकाई का अंक 8 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 गुना में 8 करोगे तो फिर इकाई का अंक क्या बना देगा 0 बना देगा, तो आपका आंसर 5 और 10 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन ट्राई करते हैं 6 को, ट्राई करते हैं किसको 6 को, 6 को पुट करके देखते हैं क्या आएगा। क्या आता है 6, क्या हो गया भाई, क्या आएगा 6, 6 दूनी 12, 48 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 36, यानी 136। 6 6 36, इकाई का अंक मैच हो रहा है 3, 6 3 18 3 21 2 6 कम 6 2 8, यानी जो आपका आंसर है वो कितना आ जाता है 6 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? यहां पे आने के बाद जब आप इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, जब आप किस सिचुएशन पे आ जाते हैं, इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, आपको आपके ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करके देखनी है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। इसके लिए आपको संबंध पता होने चाहिए। संबंध कैसे? आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2a होती है, √3/2a होती है, जिसकी वैल्यू आपको 18 दे रखी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो आपको साइड पता हो, बेस पता हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस और साइड बराबर बात है, क्योंकि उसको तीनों साइड क्या होती हैं बराबर होती है। या तो आपको √3/4a² एरिया लगाना पड़ेगा, या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों ही केस में आपको साइड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है √3/2a। आप देख पा रहे हैं लगभग हर क्वेश्चन में या हर दूसरे क्वेश्चन में एक चीज ऐसे निकल के आ रही है जो आपको आनी चाहिए, जो याद करने की चीज है, उसमें सीखने का कोई भी झंझट नहीं है। अब जैसे हाइट है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कोई सीखने की बात नहीं है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई डिराइव भी करा देगा तो उसके बाद आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वहां पे डिराइव करने बैठोगे। क्लियर? तो इसकी वैल्यू ए निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 18 अपॉन में √3, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 गुना 3 अगर मैंने लिख दिया तो √3 से ये 3 कितनी बार कटेगा √3 टाइम्स, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 गुना 2 12 √3, कितना आ जाएगा 12 √3। अब आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, आप √3/4a² भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना है एरिया। तो हम कैसे करते हैं, 1/2 इंटू बेस, बेस यानी कि इसका साइड जो है, और इंटू में हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है। क्लियर?
तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटा, 9 बार, 12 में 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहां तक बात क्लियर। आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं, एक बात नोट करना कि आपने कितने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन कितनों का देखा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अगर समय का अभाव हो और आपको बाय चांस तुक्का मारना पड़ जाए तो ए ऑप्शन को थोड़ा सा अवॉइड करना। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर अंडर रूट n इज, क्या होगा, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल। ये मैं इतनी बार करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर में एक पेपर में ही लगभग इस चीज पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है, ऐसा कोई भी नंबर जो अंडर रूट में है, अगर वो स्क्वायर है, अगर वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर कैसा होता है, वो नंबर रैशनल होता है, परिमेय होता है। इसके अलावा अंडर रूट में जितने भी नंबर है वो कैसे हैं, नॉन स्क्वायर है, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, या कोई भी नंबर हो, अगर वो क्या है, वो नॉन स्क्वायर है, क्या है, नॉन स्क्वायर है, एक वर्ग संख्या नहीं है, तो ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट में जो नंबर है, ये वैल्यू कैसी होती है, ये इरेशनल वैल्यू होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया भी है और आप इस बात को नोट डाउन भी कर लेना। डायरेक्ट आपके पेपर में आता है, यहाँ पे अंडर रूट एन देखिए, एन नॉन स्क्वायर नंबर दिया है, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट अंडर रूट 5 देके पूछ लेता, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये कैसा नंबर है। क्लियर है। और पीछे एग्जाम्स में आया भी है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये चीज आपके पेपर में, इस छोटी सी चीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2x minus 1 is equal to 0, then you have to find the value of alpha square beta plus alpha beta square। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको रूट्स के प्रोडक्ट आपको निकालने आने चाहिए और सम आपको निकालना आना चाहिए। सम कैसे निकालते हैं, सम निकालते हैं माइनस बी बाई ए से। सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं माइनस बी बाई ए से। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। और आपको निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा सी बाय ए से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आता है, सी बाय ए से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। अब ए बी सी जो इसमें आप दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या, दरअसल जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ए क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लगा होगा, जो भी नंबर होगा विद साइन, ये बात ध्यान रखना, कैसे, विद साइन, उसके आगे जो साइन है नंबर के आगे, प्लस है, माइनस है, वो आपको उस साइन के समेत लेना है, उसको इंक्लूड करना है। जो बी है वो क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कि एक्स के आगे जो भी डिजिटल नंबर लगा होगा उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, उस नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जो सी है, सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि एक्स के अलावा, एक्स के अलावा, रुकना भी एक बार,
सी क्या है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि एक्स के अलावा जो यहाँ पे कांस्टेंट बच जाता है वो क्या है, सी है। ये भी आपको विद साइन लेना है, प्लस हो या माइनस हो वो आपको साथ में लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहां से पता चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन में क्या है, सी, सी कितना है, -1, माइनस से माइनस कट गया, इसकी वैल्यू क्या है, -2। फिर आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन ए, सी कितना दे रखा है, -1, सी कितना दे रखा है, -1, ए की वैल्यू कितनी है, 1, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो कि प्लस का 1, तो +1 और ऊपर क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपके पास जो है उसको डायरेक्ट आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन में ऐसे पुट कर सकते हैं, जो ये वैल्यू दे रखी है, यानी जो फॉर्मेट दे रखा है मैं ये बता देता हूं, ए स्क्वायर बी प्लस, इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। इसको आप लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, ए बी ए प्लस बी, ये इस फॉर्मेट में बैठा होता है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन पुट कर देनी है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में, सॉरी, इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे यानी -1 इंटू -2 करेंगे, -1 इंटू में -2, ठीक है, -1 इंटू में -2 इंटू में -2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। तो -2 इंटू में -1 करेंगे क्या आएगा, अभी प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 2 इंटू में माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये वैल्यू गलत तो नहीं पुट कर दी, कहां है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/c आई। ठीक है, जो कि कितनी आती है, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आया। ये कैसे हो गया, कुछ ना कुछ एरर है इसके अंदर, देखते हैं इसको दोबारा करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट है, हो प्रोडक्ट इतना है -1। यहाँ पे क्या गलती की भाई, -1 है, ये क्या है, -1 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, हमने वहां पे -2 इंटू -1 लिख दी थी। ठीक है, गलती पता चल गई, हाँ जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो -1 इंटू -2 क्या आएगा, प्लस का 2 आपका आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? लिखते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखना, भी लिखते वक्त आपको गलती नहीं करनी, और एग्जामिनेशन में तो कतई नहीं करनी है। ठीक है, इससे आगे भाई अब क्या है, जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम अगले एपिसोड में यानी कि अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इस बैच में क्या जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट्स जो आपको दिए गए हैं, जो वर्कशीट्स आपको दी गई हैं, अगर आप भी उन चीजों को करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन से प्ले स्टोर से एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करना है, एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज नहीं करते, आप इसे iOS या विंडो में चलाना चाहते हैं,
तब आपको ये क्लास प्लस ऐसा इसका कुछ लोगो है, ये आपको डाउनलोड करनी है और स्क्रीन पर दिखाया गया ये कोड आपको उसमें फिल कर देना है। आपकी ऐप शुरू हो जाएगी। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको करियर काउंसलिंग से के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपको कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, आप किस किस के लिए एलिजिबल है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, अगर आप भी इन चीजों को जानना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। नंबर है 9996406888, ये नंबर है। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉल करके, रात को तो नहीं करना भी, ठीक है, 5-6 बजे तक ऑफिस टाइमिंग तक आप कॉल कर लेना अगर आपको कोई भी परेशानी आती है। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।